Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to discuss Unit 9, that is People, Development and Environment for UGC NET and JRF. We have already covered some units. Go and watch those videos for better understanding. I'll give you the link below in the description box. So now let's begin with today's questions, and the session will be bilingual. That means we are going to use both Hindi and English. आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और ये जो है जून 2017 के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एजर्सन और रीजन के अंदर। तो देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो एजर्सन के अंदर दिया हुआ है, कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ क्रिटिकल टू वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो ह्यूमन सोसाइटी है, मानव समाज के लिए वो लाभदायक होता है, ठीक है, यानी फ़ायदेमंद है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। जैसे हम लोग आज के ज़माने में वाटर यूज़ कर रहे हैं अभी, तो इस वाटर का यूजेज अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका हम लोग यूज़ करना है इफ़ेक्टिव यूज़, ठीक है, बर्बाद नहीं करना है, इफ़ेक्टिव यूज़ करना है, ताकि ये वाटर का फ़ायदा जो है, जो आने वाला नेक्स्ट पीढ़ी भी है, यानी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी इस वाटर का फ़ायदा ले पाए, ठीक है, इसका यूज़ कर पाए। उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हम भी यूज़ करें और हमारा आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इन सारे चीज़ का जो है, जो भी नेचुरल सोर्स है उनका यूज़ कर पाए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। अब रीज़न के अंदर आते हैं। तो रीज़न दिया हुआ है, कह रहा है इन्वायरमेंटली साउंड पॉलिसीज डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट और डिप्लीट द नेचुरल सोर्सेज। तो जितने भी हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ का निर्माण करते हैं, जो भी गवर्नमेंट बनाता है, तो वो जो है वो हार्म नहीं करता है इन्वायरमेंट को, ठीक है, इन्वायरमेंट को वो हार्म नहीं करता है, या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको जो है वो ख़राब करता है। तो देख लेते हैं, ये एजर्सन सही है, ठीक है, सही बात है कि एजर्सन जो है वो करेक्ट है, और जो रीज़न दिया हुआ है वो भी हमारा सही दिया हुआ है। लेकिन जो एजर्सन के अकॉर्डिंग जो रीज़न आना चाहिए था वो जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, यानी ये जो रीज़न है वो एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो एजर्सन सही है, करेक्ट है, और रीज़न जो दिया हुआ है वो भी करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है वो एजर्सन के लिए नहीं आया है, ठीक है, ये कुछ दूसरा ही टर्म दे दिया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, रीज़न जो है एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ बोथ एजर्सन एंड रीज़न आर करेक्ट, बट आर यानी रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, और इसमें कह रहा है द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन अर्बन एरियाज़। तो जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो वो जो है उसका मेन सोर्स क्या है, डोमिनेंट सोर्स क्या है वाटर पोल्यूशन का। और ये जो डोमिनेंट सोर्स का मतलब हो गया, वो ज़्यादातर जो है नाइट्रोजन वो निकलते किससे हैं, ठीक है। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है रोड ट्रांसपोर्ट, बी नंबर दिया हुआ है कमर्शियल सेक्टर, सी वी हैव एनर्जी यूज इंडस्ट्री, और फोर्थ दिया हुआ है पावर प्लांट। तो जो शहर के अंदर है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है वो ज़्यादातर रिलीज़ होते हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। बहुत सारे व्हीकल्स जो है रोड पे चलते हैं और इन्हीं रोड्स व्हीकल्स के कारण जो है निकल जाते हैं बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, और इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, यहाँ पे नॉट पे फोकस करना है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है भूल जाते हैं कि नॉट नहीं दिया हुआ इसमें, ठीक है। इज़ अ वाटर बोर्न डिजीज़, यानी पानी से जो है फैलने वाला बीमारी जो है कौन सा नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है टाइफाइड, बी नंबर दिया हुआ है हेपेटाइटिस, सी नंबर दिया हुआ है कॉलरा, एंड डी वी हैव डेंगू। तो अगर जो है थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो डेंगू दिया हुआ है वो मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। टाइफाइड भी जो है पानी के गंदा पानी से हो जाता है, हेपेटाइटिस भी पानी के से ही फैलता है, और कोलरा भी जो है वाटर बोर्न डिजीज़ है, यानी ये तीनों जो है वाटर बोर्न है, और जो ऑप्शन नंबर डी है ये वाटर बोर्न डिजीज़ नहीं है, ये मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है in which country the recent international agreement
ऑन फेजिंग आउट ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स वॉज साइंड, यानी HFCs। तो कह रहा है इसके अंदर कि अभी हाल ही में जो है किस कंट्री के अंदर जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें बात कहा गया है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है डैट मीन्स HFCs जो है उसको क्या करना है, हटाना है, यानी कम करना है। तो ऑप्शन वी हैव, पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है रवांडा, बी नंबर दिया हुआ है मोरक्को, सी वी हैव साउथ अफ्रीका और डी दिया हुआ है अल्जेरियाज। ठीक है, तो इसके अंदर जो है जो कंट्री है वो है रवांडा कंट्री, जिसके अंदर जो है इंटरनेशनल लेवल पे साइन किया गया है सारे देश मिल करके, और इसमें बात किया गया है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को उन लोगों को क्या करना है, फेज आउट कर देना है, कम कर देना है या फिर हटा देना है जितना कम से कम हो सके। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं कि ये कब हुआ था। ठीक है, ये साइन कब हुआ है, किस डेट को हुआ है। सो एज वी कैन सी, ये जो एग्रीमेंट रवांडा के अंदर हुआ था और कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 2016 को। तो इसके अंदर क्या है कि केमिकल जो भी कंट्रीब्यूशन होता है जो क्लाइमेट चेंज का कारण बनता है, तो उसको जो है किया गया है, तो 197 कंट्री जो है मिले और वहाँ पे जो है सबमिट हुआ। सबमिट के अंदर जो है वो साइन किए ताकि जो है उसके अंदर क्या करना है, HFCs को जो है कम करना है। ये रवांडा कंट्री है इसके अंदर। चलिए, तो इतना जो हम लोग टर्म देख लिए कि कब कब हुआ था। 15 अक्टूबर 2016 को हुआ था। कितने देश ने पार्टिसिपेट किया, 197 उसमें नेशन आए थे और ये रवांडा के अंदर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड इज़ नॉट, फिर यहाँ पे नॉट जब भी आ जाए आप लोग को क्या करना है, सर्कल कर लेना है ताकि क्लियर हो जाए कि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है। इज़ नॉट हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल, तो हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर से रिलेटेड। ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर से रिलेटेड, और जो मेट्रोलॉजिकल होता है उसमें होता है एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, जो जितना एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज़रूरत से ज़्यादा अगर आ जाता है उसी को बोलते हैं एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम जब भी आ जाए तो वो मेट्रोलॉजिकल के अंदर आ जाएगा, और हाइड्रो पूछ रहा है तो वो वाटर से रिलेटेड हो गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा जो है वो नेचुरल हजार्ड नहीं है हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल के अंदर। तो पहला नंबर दिया हुआ है स्नो एवेलेंस, सी नंबर दिया हुआ है बी नंबर दिया हुआ है सी इरोजन, सी दिया हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन, और डी जो दिया हुआ है वो सुनामी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है सुनामी। ठीक है, सुनामी जो है ये हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल के अंदर जो है नहीं आता है। अब जो है सुनामी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो वाटर से रिलेटेड है, लेकिन जो सुनामी का मेन कॉज है वो होता है एक्लिप्स, यानी जो सोलर एक्लिप्स होता है और जो लूनर एक्लिप्स होता है, जब चंद्रमा और सूर्य जो है और अर्थ ये तीनों एक साथ पैरेलल आ जाते हैं तब जो है क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बढ़ जाता है और उसके कारण जो है क्या होता है, सुनामी क्रिएट हो जाता है। तो ये जो है वाटर के अंदर जो है ये वेदर के कारण नहीं होता है, तो इसका जो है कुछ अलग ही फैक्टर है, इसलिए इसका जो है मेन आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, डैट इज़ सुनामी। सो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36 और यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा दिसंबर 2017 में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे यूनिट 9 में वो जो है शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे बहुत सारे जो है फ्यूल्स दिए गए हैं, अलग अलग सोर्स है एनर्जी का, और कुछ इसमें बताना है कि द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कौन सा फ्यूल जो है सबसे ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है बायोगैस, सेकेंड वी हैव CNG डैट मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी नंबर दिया हुआ है हाइड्रोजन, और डी नंबर दिया हुआ है इथेनॉल। तो मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली की अगर बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा वो होगा हाइड्रोजन गैस, यानी ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है और इसमें हम लोग को पता करना है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट गैसेस इज नॉट, नॉट पे सब लोग सर्कल कर लेंगे, और प्रोड्यूस्ड बोथ नेचुरली, ठीक है, नेचुरली ना ही प्रोड्यूस होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो वैसे गैस का पता लगाना है जो ना ही नेचुरली प्रोड्यूस होता है और ना ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के कारण प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड, देन वी हैव बी नंबर मेथेन, फिर दिया हुआ है सी कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ नंबर डी दिया हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो यहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा NO2, मेथेन CH4, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड अगर ले लेते हैं तो CO2, और उसके बाद दिया हुआ है CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs। तो अगर जो है
देखें यहाँ पे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो जो है व्हीकल से रिलीज हो जाता है, तो ये नहीं होने वाला है। मीथेन भी जो है नेचुरली प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ मैन मेड भी हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड है तो वो भी जो है व्हीकल्स के थ्रू निकल जाते हैं। लेकिन एक जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिया हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है ना ही नेचुरली होता है ना ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण रिलीज होता है। और तो ये आखिर जो है CFCs मौजूद किस में होता है, तो इसका तो पहले करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और जो CFCs होता है वो हम लोग जो रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं उससे जो गैस रिलीज़ होता है उसमें CFCs मौजूद होता है। और हम लोग जो परफ्यूम यूज़ करते हैं तो परफ्यूम में जो गैस होता है उसके अंदर CFCs होते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है और इसमें हम लोग को पता करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम और कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ द टर्म करप्शन। करप्शन के अंदर जो है कौन कौन से जो है टर्म्स आते हैं। पहला नंबर दिया हुआ है मिसयूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, यानी आप जिस पोजीशन पे है उसका मिसयूज़ करना। फिर बी नंबर दिया हुआ है डेविएशन फ्रॉम रूल्स लॉ और नॉर्म्स, रूल वगैरह बनाए गए हैं उनसे डेविएट करना यानी उनको फॉलो नहीं करना, उनका उल्लंघन करना। फिर उसके बाद सी नंबर दिया हुआ है नॉट एक्शन व्हेन एक्शन इज़ रिक्वायर्ड, यानी एक्शन करने का टाइम है उस समय आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। और डी नंबर दिया हुआ है हार्म टू पब्लिक गुड्स, जितने भी सारे पब्लिक गुड्स हैं उनको हानि पहुंचाना। तो करप्शन के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा, तो ये जो दिया हुआ है ऑप्शन चारों, ये चारों जो है करप्शन के अंदर आ सकता है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है पहला नंबर ए और बी ओनली, फिर उसके बाद है ABD, फिर दिया हुआ है ABCD चारों दिया हुआ है, और डी नंबर में दिया हुआ है ओनली ए। तो यहाँ से जो है चारों जो है करप्शन के लिस्ट में अवेलेबल है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। यानी मिसयूज ऑफ ऑफिस पोजीशन, डेविएशन फ्रॉम रूल्स लॉ एंड नॉर्म्स, नॉट एक्शन व्हेन एक्शन इज रिक्वायर्ड और हार्म्स टू पब्लिक गुड्स, ये चारों जो है करप्शन की लिस्ट के अंदर आ जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट द पार्लियामेंट रिजोल्यूशंस। तो इन सारे जो है पोजीशन दिए गए हैं इनमें से जो है किसको जो है प्रेसिडेंट जो है बिना पार्लियामेंट रिजोल्यूशन के हटा सकते हैं, यानी पार्लियामेंट के मेंबर्स को यानी MP की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे जो है रेजोल्यूशन लाना नहीं पड़ता है। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है गवर्नर ऑफ स्टेट, बी नंबर दिया हुआ है चीफ इलेक्शन कमीशन डेट मीन्स CEC, और उसके बाद दिया हुआ सी नंबर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल डेट मीन्स कैग, इसको कैग पढ़ते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और डी नंबर दिया हुआ है जज ऑफ अ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जज के लिए रेजोल्यूशन ज़रूरी है, तो यानी ये ऑप्शन नहीं है। कैग के जो मेंबर होते हैं तो उसके लिए भी जो है पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन चाहिए। जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसको भी, उसके लिए भी जो है रेजोल्यूशन चाहिए। तो यानी एक ऑप्शन बच गया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यानी गवर्नमेंट जो है किसी भी स्टेट के उसको चेंज करने का यानी हटाने का या फिर ट्रांसफ़र करने का अधिकार जो है प्रेसिडेंट के हाथ में है, और इसके लिए जो है उनको पार्लियामेंट रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, और ये एजर्सन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले एजर्सन एक बार रीड कर लेंगे और उसके बाद रीज़न देखेंगे कि एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है कि नहीं, और ये करेंगे कैसे। तो एजर्सन पढ़ लेंगे और उसमें बिकॉज डाल के ये रीज़न को देखेंगे कि बिकॉज ये क्वेश्चन पूछ रहा है बिकॉज ये ऐसे, यानी इसका एक्सप्लेनेशन करता है कि नहीं। ठीक है, तो पहले एजर्सन देख लेते हैं। सो एजर्सन दिया हुआ है, कह रहा है कि इन अर्बन एरियाज स्मोक एपिसोड्स ऑकर्स फ्रिक्वेंटली इन विंटर्स। जो भी शहरी इलाके हैं वहाँ पे स्मोक का जो प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादातर जो है सर्दी के इलाके में आते हैं। ठीक है, विंटर के सीजन में आता है। रीज़न दिया हुआ बिकॉज इन विंटर्स अ लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न बाय द पीपुल फॉर हीटिंग पर्पसेस और टू कीप देम वार्म, क्योंकि वहाँ के आसपास के लोग जो होते हैं, शहरी लोग होते हैं, वो जो है बायोमास का यूज़ करते हैं, बायोमास को जलाते हैं, जैसे लकड़ी वगैरह हो गया, गोबर के उपले हो गए, तो ये सब को जलाते हैं ताकि जो है वो अपने बॉडी को गर्म रख सकें। ठीक है, और हीटिंग पर्पस के लिए वो यूज़ करते हैं, जिसके कारण जो है स्मोक जो है बढ़ जाता है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है, यानी एजर्सन जो है वो तो बिल्कुल सही है, ये सही है एजर्सन, और रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न जो एजर्सन के लिए आया है वो सही नहीं है, ये गलत है।
ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज द मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेज। तो वो कौन सा जो है पॉल्यूटेंट है जो सबसे ज़्यादा जो है रेस्पिरेटरी डिजीज यानी सांस से रिलेटेड जो बीमारी होता है उसका मेन कारण है, ठीक है, मेजर कॉज है। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, देन वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नंबर दिया हुआ है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और डी दिया हुआ है सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स। तो सांस लेने से सबसे ज़्यादा बीमारी होता है वो सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कण जो हवा में मिक्स हो जाते हैं, उनसे जो है सबसे ज़्यादा जो है रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है बीमारी होता है। तो आजकल हम इतना ही रहने देते हैं, और हमने जो है 2022 में JRF का और नेट का टारगेट रखा है। जो बच्चे नेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जो है हमारे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट के साथ जुड़ सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।